नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका प्रथम क्लासेस में। आज से हम ज्योग्राफी का टारगेट बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस बैच का उद्देश्य ये है कि भारत में आने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज्योग्राफी सेगमेंट का सिलेबस कवर करना। भारत में आने वाले लगभग सभी एग्ज़ाम्स में इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन का 70% क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्योग्राफी का जो भी सेगमेंट होता है किसी भी सिलेबस में, उसमें 70% जो क्वेश्चन आते हैं वो इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारतीय भूगोल से पूछे जाते हैं। इस पूरे के पूरे टारगेट बैच में हमारा जो मुख्य फोकस रहेगा वो इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारतीय भूगोल रहेगा। इस सेगमेंट को कंप्लीट करने के बाद, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद भारत में होने वाले किसी भी वन डे एग्जामिनेशन में यदि आप बैठते हैं तो आप ज्योग्राफी सेगमेंट के 99% क्वेश्चंस यानी कि लगभग सभी क्वेश्चंस एक्यूरेट कर पाएंगे, ठीक कर पाएंगे। इस कोर्स का यही उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के साथ आज से हम इंट्रोडक्शन क्लास स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन क्लास में हम ये जानेंगे कि ज्योग्राफी जो है वो एज ए सब्जेक्ट किस प्रकार स्टार्ट हुई, ज्योग्राफी आखिरकार सब्जेक्ट क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए, इसमें क्या कुछ आता है। आज बेसिक्स क्लियर करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। आपको बस करना ये है कि रेगुलर रूप से क्लासेस लगानी है, नोट्स बनाने हैं। कोई भी टॉपिक ऐसा आए जिससे आपको लगे कि ये टॉपिक बेहद आसान है, मुझे आता है, इग्नोर कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। प्रत्येक टॉपिक को बेहद बारीकी के साथ तैयार किया जाएगा और छोटी से छोटी चीज़ को भी ट्रिक के साथ बहुत अच्छे से कोशिश की जाएगी कि आप तक पहुंचाया जाए। यदि आप किसी टॉपिक को आसान समझ करके छोड़ देते हैं, अक्सर एग्जामिनर वहां से एक ट्रिकी क्वेश्चन निकाल लेता है, कोई ट्रिकी क्वेश्चन वहां से आ जाएगा और आप उसमें उलझ सकते हैं, समझ सकते हैं कि उसको समझना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप प्रत्येक वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने, ध्यानपूर्वक क्लासेस लगाएं और साथ में नोट्स भी बनाते रहें। आइए इंट्रोडक्शन क्लास स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी के बारे में बेसिक चीज़ें समझते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले ये समझते हैं कि ज्योग्राफी वर्ड या ज्योग्राफी सब्जेक्ट का निर्माण कैसे हुआ। ज्योग्राफी जो ये शब्द है, ज्योग्राफी ये जो वर्ड है, ये एक यूनानी भाषा का वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। आप कहोगे ये ग्रीक वर्ड यानी कि ग्रीक कहाँ से आया। ग्रीस नाम का एक देश होता था प्राचीन काल में। ग्रीस नाम का ये जो देश था, ग्रीस देश में काफ़ी विद्वानों की कदर की जाती थी, काफ़ी उनका रिस्पेक्ट किया जाता था। लेकिन समय गुजरता गया, आज के समय में यूरोप में आप देखोगे यूनान नाम का एक देश नज़र आएगा, छोटा सा देश। बड़ा साम्राज्य आज यूनान नाम के छोटे से देश के रूप में रह गया है। यूनान की राजधानी एथेंस या ग्रीक की राजधानी एथेंस, जहाँ से ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई थी 1896 में ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हुए थे, आधुनिक ओलंपिक गेम्स। वहीं से ग्रीक लैंग्वेज भी स्टार्ट हुई थी किसी ज़माने में। उस ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी ग्रीक भाषा के दो शब्दों को मिलाकर के बना है। एक है जियो, सेकंड है ग्राफी। जियो का मीनिंग है अर्थ या पृथ्वी, और ग्राफी का मीनिंग है टू डिस्क्राइब करना यानी कि वर्णन करना। इस प्रकार ज्योग्राफी का कंप्लीट मीनिंग हुआ ए साइंस हु डिस्क्राइब अबाउट द अर्थ, एक ऐसा विज्ञान जो कि पृथ्वी के बारे में जो कुछ भी वर्णन करने वाला विज्ञान है, पृथ्वी के बारे में बताने वाला विज्ञान है, वो ज्योग्राफी है। ठीक, ज्योग्राफी के अंदर हम समझते हैं महासागर क्या होते हैं, महाद्वीप क्या होते हैं, पर्वत श्रृंखला क्या है, वायुमंडल क्या है, ये सभी चीज़ें जो कुछ भी हमारे आसपास घटित हो रहा है, पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी घटित हो रहा है, वो सभी कुछ हम ज्योग्राफी में समझते हैं। ठीक, आइए समझते हैं कि एक विषय के रूप में भूगोल यानी कि एज ए सब्जेक्ट ज्योग्राफी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, किस प्रकार से उसका अध्ययन शुरू हुआ विषय के रूप में। सबसे पहले ज्योग्राफी का जो विकास है उसमें योगदान दिया ग्रीक वर्ड के यूनान के विद्वानों ने। उसके बाद यूनान जो साम्राज्य का पतन हो गया, किसी वजह से यूनान साम्राज्य टूट गया। उसके बाद रोमन्स आए, उसके बाद काफ़ी समय के बाद अरब्स आए। इस प्रकार ज्योग्राफी के डेवलपमेंट में यूनान, ग्रीक और अरब विद्वानों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देखते हैं
ग्रीक के या यूनान के एक विद्वान हुए हिक्केटियस। हिक्केटियस नाम से जो विद्वान थे उन्होंने एक पुस्तक लिखी जस पीरियोडस। जस पीरियोडस ये पुस्तक लिखी। तो पहली बार जब उन्होंने भूगोल का जिक्र किया, पहली बार भूगोल के बारे में बताया, तो उनको कह दिया गया कि ये तो भूगोल के जनक है, यानी कि फादर ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का जो निर्माण करने वाले विद्वान थे, ज्योग्राफी को जो सब्जेक्ट का रूप देने वाले विद्वान थे, वो हिक्केटियस थे। ठीक, उसके बाद एक और विद्वान उसी धरती से उठे और उनका नाम था इरेटास्थनीज। इरेटास्थनीज ने क्या किया, एक पुस्तक लिखी ज्योग्राफी का, और यहाँ से एक वर्ड निकला ज्योग्राफी का। ठीक है, ज्योग्राफी का वर्ड देने और पुस्तक लिखने के बाद इन्हें कहा गया कि ये तो व्यवस्थित भूगोल के जनक हैं। इस प्रकार व्यवस्थित भूगोल के जनक जो हैं वो इरेटास्थनीज कहलाए। आज के समय में जो भूगोल हम पढ़ रहे हैं, आज के समय में जो भूगोल हम देख रहे हैं, उसकी नींव जो रखी थी इन्हीं दोनों विद्वानों ने रखी थी। यही वो ग्रीक विद्वान थे जिन्होंने ज्योग्राफी को स्टार्ट किया। इसके बाद वक्त गुजरता गया, समय गुजरता गया। लगभग 16वीं सदी में जर्मन के एक बहुत बड़े क्लाइमेटोलॉजिस्ट या फिर विद्वान हुए जिनका नाम था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये जो हम्बोल्ट महाशय थे, ये घूमने फिरना बहुत अच्छा लगता था। इन्होंने बहुत सारे देशों की यात्राएं की और बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया। इन्होंने जितना भी ज्ञान अर्जित किया वो उन्होंने कोस्मोस नाम से एक पुस्तक लिख करके, कोस्मोस एक ऐसी पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने अपना बहुत सारा ज्ञान लिखा, जो कुछ ज्ञान उन्हें यात्राओं से प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्होंने एक शब्द भी दिया, क्लाइमेटोलॉजी या जलवायु विज्ञान। आज जो जलवायु विज्ञान है ये क्लाइमेटोलॉजी है। इसका शब्द को देने वाले व्यक्ति अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट थे। अलग अलग रूस के स्थानों पर इन्होंने जलवायु वेधशाला भी उस ज़माने में स्टार्ट करवाई थी, खुलवाई थी। जब ज्योग्राफी के बारे में इतना कुछ कार्य हम्बोल्ट महाशय ने किया, हम्बोल्ट महाशय ने ज्योग्राफी के बारे में इतनी सारी बातें कही, इतना कुछ योगदान दिया ज्योग्राफी के बारे में, तो इन्हें कह दिया गया ये तो आधुनिक भूगोल के जनक है। यानी कि आज जो ज्योग्राफी का हम अध्ययन कर रहे हैं उसकी नींव, वर्तमान जो आधुनिक भूगोल है उसकी नींव जो है वो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने रखी थी। इसीलिए उन्हें आधुनिक भूगोल के जनक कह दिया जाता है, आधुनिक भूगोल के जनक माना जाता है। कॉस्मोस जो बुक है, कॉस्मोस शब्द का अर्थ ही ब्रह्मांड का विज्ञान होता है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद जब ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं, ज्योग्राफी का जब हम अध्ययन करते हैं, उसके लिए हमें दो महत्वपूर्ण चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक होता है ग्लोब। ग्लोब जो है वो पृथ्वी का 3D मॉडल है। आपने अक्सर किसी भी ऑफिस में गए हों तो वहाँ पर इस प्रकार से एक ग्लोब रखा हुआ आपने देखा ही होगा। ग्लोब जो है वो पृथ्वी का 3D मॉडल, यानी कि पृथ्वी का छोटी परछाई रूप, छोटा रूप जो है वो ग्लोब होता है। ग्लोब जो है उसका निर्माण मार्टिन बेहम नाम से एक विद्वान थे, उन्होंने इसका निर्माण किया था। उसके बाद मैप। मैप जो है वो किसी भी स्थान का 2D रूप, यानी कि 2D का जो नक्शा है, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का 2D रूप जो है वो मानचित्र या मैप कहलाता है, जिसके ऊपर सारा का सारा वर्णन दिया होता है, सारा का सारा चित्र के रूप में वर्णित किया होता है। ये जो था मैप देने वाले विद्वान एनाक्सिमेंडर थे। एनाक्सिमेंडर ने मैप का आविष्कार किया, मैप का निर्माण किया, मैप दिया। अब जो भारत जो था उसके बारे में क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं कि सबसे पहले भारत का सेपरेट अलग मैप किसने बनाया। भारत का जो सबसे पहले मैप बनाने वाले एक अंग्रेज़ अधिकारी थे, एनविले। एनविले नाम से एक अधिकारी थे अंग्रेज़। उन अंग्रेज़ अधिकारी थे और अंग्रेज़ विद्वान ने भारत का एक सेपरेट अलग से मैप या मानचित्र बनाया। सबसे पहले भारत का मानचित्र एनविले ने निर्माण किया था। उसके बाद एक और क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि भारत को विश्व के मानचित्र पर सबसे पहले किसने दर्शाया। तो भारत को विश्व के मानचित्र पर सबसे पहले टोलमी महोदय ने दर्शाया था। टोलमी ये लगभग एनाक्सिमेंडर और हिक्केटियस के लगभग काल से थे, काफ़ी पुराने काल से थे। उन्होंने सबसे पहले मैप के ऊपर भारत को दर्शाया था, विश्व मैप के ऊपर भारत को दर्शाया था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो ज्योग्राफी है उसकी शाखाएं कितनी हैं।
ज्योग्राफी जो है उसकी शाखाएं या ब्रांचेस कौन कौन सी है, किस रूप में हम ज्योग्राफी को जानते हैं। ज्योग्राफी में मुख्य रूप से दो शाखाएं हैं, एक है फिजिकल ज्योग्राफी, एक है ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल जो ज्योग्राफी है, भौतिक भूगोल जो है, उसके अंदर भौतिक बातों का अध्ययन किया जाता है, भौतिक चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि समुद्र विज्ञान है, ठीक है, जैसे कि स्थल मंडल है, जैसे कि वायुमंडल है। इन सब का अध्ययन, जो भी चीज़ें भौतिक रूप से बनी हुई है, प्रकृति के द्वारा बनी हुई है, उनको हम भौतिक भूगोल में अध्ययन करते हैं। अब ये जो भौतिक भूगोल है, भौतिक भूगोल के जो देने वाले व्यक्ति हैं, विद्वान हैं, उसके बारे में पॉलिडोनियस और एराटोस्थेनीज दो विद्वान ऐसे माने जाते हैं जिन्होंने भौतिक भूगोल का आविष्कार किया, भौतिक भूगोल को अलग सेपरेट रूप से स्थापित किया। अब इनमें एक ही क्वेश्चन आपके या एक ही ऑप्शन में आपके आएगा, दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे। लेकिन यदि किसी क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन हो तो आपको पॉलिडोनियस ही टिक करना है, ठीक है। भौतिक भूगोल के निर्माता दो विद्वानों को समझा जाता है, पॉलिडोनियस और एराटोस्थेनीज, परंतु पॉलिडोनियस और एराटोस्थेनीज दोनों आने की सिचुएशन में पॉलिडोनियस सही उत्तर माना जाएगा। अब देखते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी जो थी, इसको देने वाले जर्मन के विद्वान फ्रेडरिक रेटजेल थे। ये जो फ्रेडरिक रेटजेल है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी एंथ्रोपोजियोग्राफी। ये पुस्तक लिखने के बाद इन्होंने ये उस पुस्तक में सारा का सारा वर्णन किया मानव के बारे में कि किस प्रकार मनुष्य अपना विकास करता है। इसके साथ साथ उन्होंने जो राज्य था या फिर जो देश था, उसको जीव के रूप में संकल्पना की कि जिस प्रकार जीव अपना अस्तित्व बढ़ाता रहता है, अस्तित्व बनाने के लिए संघर्ष करता रहता है, उसी प्रकार राज्य भी अपने जीवन को, अपनी सीमाओं को बढ़ाने का प्रयास करते रहना चाहिए। माना जाता है कि जो जर्मन के हिटलर थे, वो कहीं ना कहीं फ्रेडरिक रेटजेल से प्रभावित थे। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि भूगोल की दो शाखाएं थी, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। मानव भूगोल का अध्ययन विषय क्या है, उसकी जो विषय वस्तु है क्या है, हम मानव भूगोल में क्या कुछ अध्ययन करते हैं। हम मानव भूगोल में जनसांख्यिकी यानी कि लोगों की कितनी जनसंख्या है, इसका अध्ययन करते हैं। डेमोग्राफी का अध्ययन करते हैं, वहाँ के कल्चर के बारे में, सांस्कृतिक प्रवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, वहाँ की इकोनॉमी के बारे में अध्ययन करते हैं, वहाँ के जो इकोसिस्टम के साथ जो लोगों के जो संबंध है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, समाज के बारे में, रीति रिवाजों के बारे में अध्ययन करते हैं। वो सारे अध्ययन जो हैं वो मानव भूगोल के अंतर्गत किए जाते हैं। अब हम समझते हैं कि जो ज्योग्राफी है उसका डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, डेली लाइफ में कहाँ यूज हो सकती है। अब समझो, जो बिजनेसमैन हैं या बिजनेस के लिए भी ज्योग्राफी की काफ़ी आवश्यकता होती है। आप यदि बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप जिस क्षेत्र में आप बिजनेस करना चाहते हैं, उसका जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसकी डिमांड किस क्षेत्र में है। मान लीजिए आप ऐसे जूते बनाते हैं जो कि ठंड के लिए बहुत अच्छे हैं, तो वो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में या फिर पोलर रीजन्स के लिए बहुत अच्छे माने जाएंगे, बहुत उपयुक्त माने जाएंगे। उसी प्रकार यदि आप बिजनेस के लेवल में आप कार्य करते हुए इस प्रकार के वस्त्र निर्माण करते हैं, इस प्रकार की चीज़ें निर्माण करते हैं जो कि गर्मी से किसी व्यक्ति को बचा सकती है, तो वो राजस्थान के सेक्टर में ज़्यादा कामयाब होंगे, गर्म क्षेत्रों में ज़्यादा अच्छे से बिक पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से सेल आउट हो पाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार जो मेघालयन रीजन है वहाँ पर रेनकोट आदि की जो डिमांड है वो ज़्यादा रहती है। इस प्रकार यदि बिजनेस करना चाहते हैं तो भी आपको ज्योग्राफी की आवश्यकता होगी। लॉ एंड जस्टिस के मामले में भी ज्योग्राफी की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ज्योग्राफी का काफ़ी योगदान होता है, ठीक है। हमारे जो देश है उसके आसपास के जो निकबर कंट्रीज़ हैं, साथ ही जो पास की पड़ोस की जो कंट्रीज़ है, वहाँ से किस प्रकार से साजिशें की जा सकती है, किस प्रकार से हमारे देश को तोड़ने का प्रयास हो सकता है, वो भी ज्योग्राफी के अंदर अध्ययन का विषय हो सकता है, ज्योग्राफी की आवश्यकता होगी। जैसे कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का ये जो क्षेत्र है, वहाँ पर एक अर्धचंद्राकार पेटी का निर्माण होता है, जहाँ पर नशे का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है और
वहाँ से ये नशा भारत के अंदर आ सकता है। इसलिए इस प्रकार के क्षेत्र में लॉ एंड जस्टिस की ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसी वजह से, क्योंकि पाकिस्तान के साथ राजस्थान और पंजाब की सीमा ज़्यादा लगती है, सीमावर्ती एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा नशे की समस्या रहती है। तो यदि ज्योग्राफी का अच्छे से ज्ञान होगा तो हमें पता होगा कि इस क्षेत्र के अंदर इस प्रकार से नशा आ सकता है, हम कानून व्यवस्था बना सकते हैं। उसी प्रकार यदि हम इस तरफ जाएंगे, म्यांमार की साइड जाएंगे, तो म्यांमार के साथ हमारे पूर्वोत्तर के कई सारे राज्यों का क्षेत्र लगता है। पूर्वोत्तर भारत में भी ये जो म्यांमार और लाओस और कंबोडिया का जो एक त्रिभुजाकार क्षेत्र बनता है, जहाँ पर खूब मात्रा में नशा का उत्पादन होता है, वो हमारे देश में आकर कानून व्यवस्था को बिगाड़ सकता है। इसलिए लॉ एंड जस्टिस के लिए भी ज्योग्राफी की आवश्यकता होती है। इंजीनियरिंग में भी ज्योग्राफी की आवश्यकता होती है। यदि आप कोई पुल का निर्माण करने जा रहे हैं या किसी बांध को बनाने जा रहे हैं, वो बांध ग्रेविटी डैम होगा या फिर सिंपल डैम होगा, किस प्रकार का बांध किस क्षेत्र में ज़्यादा उपयुक्त होगा, इसके लिए भी ज्योग्राफी को जानने की, ज्योग्राफी को समझने की आवश्यकता होती है। ठीक है। नेविगेशन तो पूरी तरह से ज्योग्राफी के ऊपर ही निर्भर है। ठीक है, नेविगेशन जो है पूरी तरह से ज्योग्राफी के ऊपर निर्भर है। GIS, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि ज्योग्राफी के बारे में जानकारी देने वाला सिस्टम, यही बताएगा आपको कि कितना डिग्री से कितना डिग्री के बीच में आप अपने जहाज़ को ले जा सकते हैं। लोकेशन को फाइंड आउट करने में मदद करता है। पूरा का पूरा नेविगेशन सिस्टम जो है वो इसी तरीके से काम करता है। ठीक है। क्लाइमेट और कंडीशंस, क्लाइमेट कंडीशंस और वेदर जो है वो पूरी तरह से ज्योग्राफी के ऊपर निर्भर है। हम ये समझते हैं कि क्लाइमेट तो ज्योग्राफी के अध्ययन का ही एक विषय है और वेदर भी ज्योग्राफी का ही एक विषय है। इसके माध्यम से अध्ययन करने के बाद हम एग्रीकल्चर सेक्टर में किस चीज़ को आवश्यकता है, किस प्रकार के मौसम में किस चीज़ की आवश्यकता है, वहाँ पर क्या कुछ संभावनाएं हैं, कौन से संसाधन संभावित है, ये सब जानकारी क्लाइमेट और वेदर के बारे में जान करके कर सकते हैं। इसी प्रकार टूरिज्म है, हेल्थ है, लोकेशन, इन सब में ज्योग्राफी का बहुत मेजर रोल होता है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, आगे समझते हैं कि अध्ययन है तो भूगोल का विभाजन। हम जो पढ़ेंगे, हम जो समझेंगे, वो जो लर्निंग है, हम जो स्टडी करेंगे, उसके लिए ज्योग्राफी का डिवीज़न हमने किस प्रकार से किया है। सबसे पहले है विश्व भूगोल। इसमें हम मुख्य रूप से कॉन्सेप्ट कि कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंड है, पोलर रीजन पर, भूमध्य रेखा के आसपास बहुत बड़े बड़े जंगल है, भूमध्य रेखीय उष्ण कटिबंध के जंगल हैं। उसी प्रकार रेगिस्तान के क्षेत्र में कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। किसी भी क्षेत्र में पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, पठारों का निर्माण कैसे होता है, ये सारी की सारी बातें विश्व भूगोल में कॉन्सेप्ट के रूप में सामने आएगी। विश्व में कौन कौन से महाद्वीप हैं, महासागर हैं, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, जैसे एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है, तीसरा नॉर्थ अमेरिका है, चौथा साउथ अमेरिका है। इस प्रकार से ये फैक्ट होंगे, ये भी विश्व भूगोल में आएंगे। उसके बाद हमारा मुख्य फोकस रहेगा भारत का भूगोल। हमारी अध्ययन का मुख्य फोकस भी यही रहेगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय भूगोल के क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसमें हम क्या कुछ समझेंगे, सबसे पहले भारत की स्थिति, भारत के नेम, ये सारा का सारा जितना भी सिलेबस है, आने वाली सारी वीडियो में हम डिस्कशन कर लेंगे कि ज्योग्राफी का कौन कौन सा पोर्शन होगा जो इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे, और किसी भी एग्जाम में ज्योग्राफी का जो सेगमेंट है उसको आप आसानी से क्रैक कर पाएँ। उसके बाद आता है प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल क्षेत्रीय स्तर पर या प्रादेशिक स्तर पर आपका जो भी प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जिस भी प्रदेश में रहते हैं, वहाँ की जो ज्योग्राफी है, रीजनल ज्योग्राफी या प्रादेशिक भूगोल, उसी को कहते हैं। जैसे कि हरियाणा में आप रहते हैं तो वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ नदियाँ कौन कौन सी है, ये सारी चीज़ें। राजस्थान में रहते तो अरावली पर्वतमाला के राजस्थान के लिए क्या महत्व है, वहाँ के रेगिस्तान में कौन सी वनस्पतियाँ होती है, ये सारा का सारा सेगमेंट जो है वो प्रादेशिक भूगोल का माना जाता है। ये हमारे अध्ययन का विषय नहीं रहेगा। आपको सिर्फ भारत का भूगोल बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। भारत का भूगोल पढ़ते हुए यदि आपको प्रादेशिक भूगोल पढ़ना है तो आप भारत के भूगोल के संदर्भ में आप प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन कर सकते हैं। उम्मीद है इस क्लास से आपको काफ़ी कुछ सहायता मिलेगी, और यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी रिव्यूज़ हैं, जो भी आपके विचार हैं, कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ धन्यवाद, आभार।